अगर मैं जोश मलिह आबादी के इन शेर से बात शुरू करूं कि ए अलीगढ़ ए जवां किस्मत दबिस्तानी कोहन, ए के शम्मे फ़िक्र से ताबिंदा तेरी अंजुमन, तेरे पैमानों में लर्ज़ां है शराब इल्म फ़न, हश्र के दिन तक फले फूला रहे तेरा चमन, मशअले मीना से रोशन तेरा मैखाना रहे, रहती दुनिया तक तेरा गर्दिश में पैमाना रहे। हमारे मुल्क को, हम सबको नाज है कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसने सर सैयद को पैदा किया, एक ऐसा सपूत जो हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़ा हुआ था, एक ऐसी शख्सियत जो सिर्फ़ हिंदुस्तान के बारे में सोचता था, जो सिर्फ़ हिंदुस्तानियों के मुस्तक़बिल के बारे में सोचता था, जो ये चाहता था कि मेरी कौम ग़ुलामी से निकले, गुर्बत की ग़ुलामी, जहालत की ग़ुलामी, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी, और उनकी सोच का दायरा बुलंद हो। वो ज़मीन पर रह के आसमानों की बातें करें, वो ज़मीन पर रह के सितारों को फ़तह करने की बातें करें। ये थी सर सैयद की सोच, और इसी सोच ने उन्हें मजबूर किया कि वो मैदान अमल में आएँ। आप जानते हैं, सर सैयद एक सिविल सर्वेंट थे। वो बहुत ही कंफर्टेबल जोन में थे, वो बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे थे और गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने इस सब को छोड़ के रास्ते के गर्द गुबार को अपनी किस्मत बनाया। वो गली कूचों में रह गए, कुफ्र के फतवे सहे, बड़ी बड़ी तहमतें उन पर लगाई गईं, लेकिन एक ऐसे पहाड़ जैसी शख्सियत जो ज़रा सा भी उनसे हिला नहीं, उनके पाए इस्तिकामत में ज़रा सी भी लग़ज़िश नहीं आई, और वो काम करते चले गए। आप हैरत करेंगे मैं आपको अगर बताऊं कि सर सैयद वाज ए मैन ऑफ एनर्जी, ए मैन ऑफ पैशन, ए मैन ऑफ फुल ऑफ विगर। अभी वो इंग्लैंड से लौटते हैं, 2 अक्टूबर 1970 को इंग्लैंड से लौटते हैं, और सिर्फ 2 महीने के अंदर वो तहज़्ज़ुबुल अखलाक जारी कर देते हैं। ये वहाँ से जो वो देख के आए थे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड को, एक ऐसी चिंगारी सर सैयद के अंदर थी कि वो चाहते थे कि मैं अपनी कौम को आगे ले जाऊं और अपनी कौम को एजुकेट करूं, और जिसके लिए सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट सर सैयद ने, आज हम जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं, सर सैयद वाज द फर्स्ट पर्सन परहैप्स हु थॉट दैट दिस इज़ द बेस्ट टूल टू एजुकेट द मासेस। और उन्होंने तहज़्ज़ुबुल अखलाक निकाला, उसमें हमेशा, उसमें हर इशू के अंदर उसमें उन्होंने हिंदुस्तानियों को एजुकेट किया, उन्हें इल्म की अहमियत, तालीम की अहमियत बताई, और उन्हें बताया कि अगर तुम्हें अंग्रेज़ों से मुकाबला करना है, अगर तुम्हें दुनिया को जीतना है, अंग्रेज़ों से मुकाबला तो बहुत छोटी बात थी सर सैयद की नज़र में, दुनिया को फ़तह करना है तो तुम्हें तालीम के ज़ेवर को अपनाना होगा, तुम्हें जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है उसको अपने बस में करना होगा। और इसीलिए वो हमेशा उठते बैठते सोते जागते, उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ थी कि एक एक फ़र्द हिंदुस्तान का, एक एक शहरी यहाँ का पढ़ लिख के इतना ऊँचा हो जाए कि वो दुनिया की नज़रों में नज़रें डाल के, दुनिया की निगाहों में निगाहें डाल के बात कर सके। आप अंदाज़ा कीजिए, हैरत होती है कि सर सैयद ने 30 साल की उम्र में एक इतनी बड़ी मोनूमेंटल एक ट्रीटाइज़ जो होती है लिख दी 30 साल की उम्र में, जो आज भी इस फील्ड में काम करने वाले, आर्कियोलॉजी और मोनूमेंट्स पे काम करने वालों के लिए आज भी रेफरेंस बुक है। सर सैयद 1857 में जब हिंदुस्तान के अंदर सो कॉल्ड गदर था, कैसे पुराशोभ हालत थे, उसमें जो उन्होंने सेकुलरिज्म और बेहतरीन हिंदुस्तानी की मिसाल कायम की, जिस तरह से उन्होंने अंग्रेज़ अफसरों की फैमिलीज़ को बचाया, उनकी जान बचाई अपनी जान पे खेल के। सर सैयद असल में कौम के सही माने में मालिज थे, मसीहा थे। और जब वही देख रहे थे कि हमारे जो गरीब हिंदुस्तानी हैं वो इलाज के लिए, जो बीमारियां उस ज़माने में थी भी ज़्यादा, ज़ाहिर है वैक्सीनेशन नहीं था, दूसरी जदीद साइंस आई नहीं थी, मेडिकल साइंस उतनी एडवांस थी नहीं, तो बहुत बीमारियां थी। सर सैयद को देख के बहुत तकलीफ़ होती थी कि अस्पतालों के अंदर भीड़ लगी हुई है लोगों की और उनको अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा। दूसरा, जो इलाज अवेलेबल था वो काफ़ी कॉस्टली था। आप देखिए कि सर सैयद थे किस फील्ड के आदमी, लेकिन कौम का दर्द कूट कूट के उनकी शख्सियत में भरा था, एंड ही सॉ टू इट दैट ए होम्योपैथिक डिस्पेंसरी गॉट एस्टेब्लिश इन बनारस ड्यूरिंग हिज रजीम, ड्यूरिंग हिज स्टे इन बनारस। तकरीबन 2 साल उस वक्त वो बनारस में थे, और उसमें उन्होंने जहाँ बहुत बड़े बड़े काम किए, वहाँ एक काम ये किया कि उन्होंने एक होम्योपैथिक हॉस्पिटल बनाया, और अपने सामने उन्होंने देखा कि हज़ारों की तादाद में गरीब हिंदुस्तानी वहाँ से इलाज हासिल करके शफा हासिल करते थे, ठीक होते थे। इसके बरक्स दूसरे जो हॉस्पिटल्स थे वो हमारे आम हिंदुस्तानियों की रीच से, उनकी पहुँच से बहुत दूर थे। एक बहुत बड़ा एहसान सर सैयद का था कि तभी मैं कहता हूँ कि सर सैयद की शख्सियत को अगर आप देखें तो वो बैक वक्त हिस्टोरियन भी हैं, वो जर्नलिस्ट भी हैं, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, वो राइटर भी हैं, वो ज़बरदस्त कौम के गमगुसार भी हैं, वो आशिक़ रसूल भी हैं। और इसके साथ साथ सर सैयद को ये भी फ़िक्र है कि मेरे कौम के जो जिस्मानी अमराज़ हैं, जो उनके फ़िज़िकल एलिमेंट्स हैं, वो दूर हों।
और इससे बड़ा काम तो उनका वो था जो उन्होंने इंटेलेक्चुअल एलिमेंट को दूर करने का किया, कि कौम की जो ये रूहानी इलाज है, कौम की जो तरक्की की जो मंजिलों का जो रास्ता है वो इल्म से होकर गुज़रता है। तो हैरत होती है कि एक शख्स हर चीज़ को सही मायने में डायग्नोज करे। मैं अक्सर कहता हूँ सर सैयद वाज ए वंडरफुल डॉक्टर हु एक्चुअली डायग्नोज द करेक्ट इलनेस ऑफ द society, which was ignorance and illiteracy, and then he prescribed the treatment also, and the treatment in his eyes was nothing but educate, educate, educate. तो ये सर सैयद का इतना बड़ा एहसान है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। एक ऐसा दीदावर सर सैयद जैसा हम चाहते हैं, हमारी कोशिश है, हमारी ख्वाहिश है, हमारा ख्वाब है और सर सैयद पैदा हों ताकि और यूनिवर्सिटीज़ का जाल बिछे। और सर सैयद को मैंने बताया तालीम के मैदान में जिसे हम अलीगढ़ मूवमेंट कहते हैं वो क्या है। आखिर दम तक 1886 में सर सैयद ने ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इस्टेब्लिश की, पूरे मुल्क में मदारिस का, स्कूलों का एक जाल बिछाया। और इन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एनुअल जलसे होते थे, एनुअल इजलास सालाना, वो इतने बड़े पैमाने पे सर सैयद करते थे। कोई इजलास पुणे में हो रहा है, कोई मद्रास में, कोई बम्बई में, कोई लाहौर में, कोई रावलपिंडी में, कोई पंजाब में, कोई गुरुदासपुर में, पूरे मुल्क को सर सैयद कवर करते थे और ये चाहते थे कि उनकी ये तालीम का जो चिराग है वो मुल्क के कोने कोने में जले। और इसीलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद डाली, जिसका मकसद ये था कि वो पूरे मुल्क को एक एजुकेशनल नेटवर्क से जोड़ दें। ये सोच इतने साल पहले सर सैयद की थी। हैरत होती है कि कोई शख्स उस ज़माने में उसकी फारसाइटेडनेस का यह आलम हो, उसकी दूरअंदेशी का यह आलम हो। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि लीडर, रहनुमा की पहचान ये होती है कि वो रहता तो अपने हाल में है लेकिन वो 100 साल आगे की सोचता है। हम समझते हैं सर सैयद तकरीबन 200 साल आगे का सोच रहे थे। ये है एक सबसे बड़ी सर सैयद की खूबी, जिस पे जब भी आप पढ़िए, पंडित नेहरू ने बिल्कुल सही कहा, ही वॉज एन आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। और देखिए आज सर सैयद के इस प्यार और मोहब्बत के पैगाम की और ज़रूरत है। आज जब मुल्क के अंदर कुछ नफ़रत की हवाएं चल रही हैं, उस वक्त हमें सर सैयद के उस पैगाम को याद रखना चाहिए जो बार बार वो कहते थे, कौम से मेरी मुराद कभी मुसलमान नहीं है, कौम से मेरी मुराद हिंदुस्तान में बसने वाले लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब से मेरी मुराद कौम की है। कई बार उन्होंने कहा, हमने बारहा कहा है, मैं फिर कहता हूँ, हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की मानंद है। हिंदू और मुसलमान इसकी दो नशीली और ख़ूबसूरत आँखें हैं। ये आपको तय करना है कि आपको अपनी इस दुल्हन को भेंगी रखना है, इस दुल्हन को अंधा रखना है या इस दुल्हन को सलामत रखना है। पूरा मुल्क, पूरी कौम के लोग तरक्की करेंगे, सब मिलजुल के पढ़ेंगे, सब लिखेंगे, सब आगे चलेंगे तो पूरा मुल्क आगे चलेगा। ये सर सैयद का जो विचारधारा थी, ये सर सैयद की जो सोच थी। और फिर आप देखिए वो अपने यहाँ, अपने ख़ानदान के अंदर अपने नवासे रौस मसूद की जो रस्म बिस्मिल्लाह करते हैं वो किसी मौलवी की गोद में नहीं बिठाते, जो उस ज़माने का दस्तूर था। आज भी ये दस्तूर है कि अगर मुसलमान बच्चे को किताब की तालीम शुरू करनी है, उसे अलिफ बेते पढ़ानी है तो सब किसी मौलवी की गोद में रखा जाता है। सर सैयद ने राजा जयकिशन दास की गोद में अपने नवासे को डाला, रौस मसूद को, और उन्हें ये शर्फ बख्शा और पूरे मुल्क को एक पैगाम दिया कि इल्म का कोई मज़हब नहीं होता, तालीम का कोई मज़हब नहीं होता, एजुकेशन का कोई मज़हब नहीं होता। वो आफाकी चीज़ें हैं, ये उनसे बहुत ऊंची चीज़ें हैं। और सर सैयद के इस पैगाम को, मोहब्बत के इस पैगाम को, प्यार और मोहब्बत के इस पैगाम को हिंदुस्तान से ज़्यादा आज किसी को ज़रूरत नहीं है। जहाँ ज़रा सी छोटी छोटी बात पे नफ़रत की आंधियाँ चलती हैं और एक दूसरे से दस्तगिरेबा हो जाते हैं, एक दूसरे की जान लेने के लिए हम दर पे हो जाते हैं। कभी कभी तो मुझे कहना पड़ता है कि ये देखकर पतंगें भी हैरान हो गईं, ये देखकर पतंगें भी हैरान हो गईं, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गईं। आज सर सैयद होते तो सर सैयद तड़प जाते। हमारा पैगाम, सर सैयद का पैगाम यही है कि इस मुल्क को एक होकर चलना है, इस मुल्क को प्यार और मोहब्बत में चलना है। ये मुल्क बाकी ही तब रहेगा जब इस मुल्क के सब लोग आपस में मिलजुल के प्यार से, मोहब्बत से एक दूसरे को गले लगा के आगे बढ़ेंगे। इस इदारे ने, आप देखिए, हमें खुशी है, हम फ़ख्र महसूस करते हैं, इस इदारे का ग्रेजुएट कोई मुसलमान नहीं था। सबसे पहले ग्रेजुएट ईश्वरी प्रसाद थे। इस इदारे के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पहले पोस्ट ग्रेजुएट अम्बा प्रसाद थे। हमारे पहले हेडमास्टर मुसलमान नहीं थे, क्रिश्चियन थे। ये है सर सैयद की रवायत। इस रवायत को हमें आगे बढ़ाना है और हमें सर सैयद के साथ साथ, बस ये जो आसमान पे उड़ते हुए परिंदे हैं, ज़रा इनकी तरफ नज़रें डालिए, इन्हें देखिए। परिंदों में कभी फ़िरका परस्ती क्यों नहीं होती? परिंदों में कभी फ़िरका परस्ती क्यों नहीं होती?
कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद में जा बैठे। यही सर सैयद की सोच थी कि हर हिंदुस्तानी एक परिंदा बने, सब मज़ाहिब का एहतराम करे, सब मज़ाहिब की इज़्ज़त करे। कोई भी मज़हब वो इख्तियार करना चाहे, किसी भी मज़हब को फॉलो करता हो, उसे पूरी आज़ादी है, लेकिन दूसरे मज़हब का एहतराम इंटीग्रल पार्ट है हमारे बिलीफ का, हमारे ईमान का। हम समझते हैं कि सर सैयद को सबसे बड़ी खराज अक़ीदत, सबसे बड़ा ट्रिब्यूट ये होगा कि हम उनके एजुकेशन के, इस इल्म के चिराग को चिराग से चिराग जलाते जाएँ, और ये जो फ़िरक़ा परस्ती की आंधियाँ हैं, ये जो नफ़रत की हवाएँ हैं, इनको प्यार और मोहब्बत से इनको जीता जाए, इनके ऊपर फ़तेह हासिल की जाए।